जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा था? एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? एसिड का रिएक्शन किससे था? मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करने पर ये क्या बनता है? साल्ट वाटर बनता है एंड CO2 गैस, दिस टाइम CO2 गैस। ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है मेटल की एसिड्स की थर्ड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कोई एसिड जब किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है ना? ऐसे केस में एक साल्ट एंड वाटर, ये दो चीजें बनेंगी और ये जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एग्जांपल देख लीजिए। सपोज हमने ले लिया HCl एसिड और एक्वस फॉर्म में प्लस, और क्या ले लिया? एक बेस ले लिया सपोज NaOH, ये भी एक्वस फॉर्म है। तो सिंपल सी बात है, क्या बनना है? वाटर बनना है और साल्ट। देखिए OH यहां से निकला और H यहां से निकला एसिड से, इन्होंने बना लिया H2O वाटर। यहां से बचा है Cl, यहां से बचा है Na, तो हमारा हो गया NaCl, एक साल्ट, एक्वस एंड लिक्विड स्टेट में। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है एसिड की? फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल ऑक्साइड। ठीक, अब देखो इसमें कुछ नया नहीं है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। ऐसा क्यों? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड प्लस बेस होना चाहिए, इसका मतलब ये बेस है, बिल्कुल ये बेस ही है। देखिए आपको हम बताए थे एसिड बेस मेटल एंड नॉन मेटल। एसिड का फॉर्मेशन कहां से होगा? नॉन मेटल से। ठीक है, और बेस का फॉर्मेशन कहां से होगा? मेटल से। तो देखिए आपको जनरली याद रखना है, मेटल के ऑक्साइड एंड मेटल के हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। ठीक, जनरली मेटल के ऑक्साइड एंड मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर। सारे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नहीं होते, ये दिमाग में रखना है, सारे नहीं होते। लेकिन हमारे 10th स्टैंडर्ड पर जितना भी दिया जाएगा मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड, वो क्या होगा? बेस होगा, कोई बेसिक इन नेचर होगा। 10th स्टैंडर्ड पर आप इसको लर्न कर लो, कोई गलती नहीं। तो मतलब देखिए मेटल का ऑक्साइड क्या हो गया? बेस हो गया। अब एसिड प्लस बेस सेम रिएक्शन। ठीक, सेम रिएक्शन आपका हो गया। क्या? एक साल्ट बनने वाला है और वाटर बनने वाला है। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। चलो हमने ले लिया HCl एसिड प्लस मेटल का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ले लो, मेटल है कॉपर। ठीक है, अभी क्या बनने वाला है? पहले तो आप वाटर बना लो और क्या साल्ट बनेगा? कॉपर क्लोराइड, CuCl2। बैलेंस कर लो इनको, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब हमारे पास आता है बेस। ठीक है, एक चीज और देख लो, नॉन मेटल से हमें मिलते हैं एसिड, तो जो नॉन मेटल के जितने ऑक्साइड होंगे वो सारे क्या होंगे? एसिडिक होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, और मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक। बेसेस, ठीक है, देखिए क्या होते हैं? Bases are the substance which produce OH negative ions
इन देयर एक्वस सोल्यूशन। अगर किसी बेस को एक्वस सोल्यूशन इसका बनाएंगे तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, OH माइनस आयन। ये 10th स्टैंडर्ड पर ये हमारा डेफिनेशन सही है और इस स्टैंडर्ड पर हमको यही देखना है। बट आप ये दिमाग में रखना, इसकी जनरल रिएक्शन क्या है, डेफिनेशन, बेसेस आर दो सब्सटेंसेस which react with an acid to form salt and water only। सही से डेफिनेशन ये है, जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि बेसिस उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो एसिड से रिएक्ट करके सिर्फ और सिर्फ साल्ट और वाटर बनाते हैं, तीसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते। ठीक है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड पर हम कह सकते हैं कि बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एसिड से रिएक्शन करवाओ, किसका, जिंक ऑक्साइड का। आप ध्यान में रखना, इस बात को तुरंत दिमाग में लाओ। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक, एंड मेटल हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, बेसिक। ठीक है, ये दो पॉइंट दिमाग में रखिए। अब देखिए, ये एसिड है, ये बेस है, क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा। तो साल्ट क्या बनेगा, ZnCl2, ZnCl2 प्लस H2O वाटर। आप ध्यान से देखो, ये एक एसिड है, ये ZnO2 क्या है पता नहीं, हाँ एसिड से रिएक्ट करके इसने क्या बना, एक साल्ट और वाटर, इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा देखिए HCl MgH होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, यहां से हमें क्लियर पता है, लेकिन पहले देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनने वाला है, MgCl2 प्लस H2O। इसने भी एसिड से रिएक्ट करके एक साल्ट और वाटर ही बनाया, मतलब ये भी क्या है, बेस है। ठीक, आप जरा देखिए, HCl प्लस लेड ऑक्साइड क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड, PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, याद रखिएगा, क्लोरीन गैस। देखिए अब यहाँ मेटल का एक ऑक्साइड ऐसा मिल रहा है, लेड क्या है, मेटल है, मेटल का ऑक्साइड ऐसा है जो HCl एसिड से रिएक्ट करके साल्ट, वाटर और क्लोरीन गैस, तीसरा प्रोडक्ट भी इसने बना दिया, मतलब ये बेस नहीं है। ठीक है, ये बेस नहीं है। तो मतलब हम सिर्फ इतना है आपको ये समझाने का कि ये आपका जो डेफिनेशन है ना, ये सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए सही है, और हायर क्लासेस के लिए आपको ये डेफिनेशन रखना होगा। इसके अकॉर्डिंग देखो, सारे मेटल ऑक्साइड बेस नहीं होते हैं, बट जनरली होते हैं। 10th स्टैंडर्ड पर आपको वही दिया जाएगा, वही मेटल ऑक्साइड होगा जो बेसिक होगा, वही उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आप अभी यही याद करो, मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। ठीक है, जो बेसिस आपको पढ़ने हैं 10th स्टैंडर्ड पर, वो है OH वाले से पढ़ना, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में वही डेफिनेशन है। NaOH, KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक और है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 4। एक आपका आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, बेसिकली यही 5 का डिटेल है आपके सिलेबस में। इन्हीं 5 के बारे में 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है। फिर भी हम कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड। आप ध्यान से समझिए, इस साइड में जितने हैं ना, कैसे लिखें यार, इस साइड के जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग, नो नॉट स्ट्रॉन्ग है, मिस हो रहा है,
ये है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, और इन्हीं को हम अल्कली भी बोलते हैं। तो देखो अल्कली का मतलब क्या होता है, और ये क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अभी आप देखिए ये वाटर इनसॉल्युबल हो गया, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ये सारे क्या है, वाटर सॉल्युबल है, इस वजह से इनको हम अल्कली भी बोलते हैं। तो अल्कली क्या है, वाटर अल्कलीज, अल्कलीज आर द बेसेस दैट आर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम अल्कलीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, और जो वाटर सॉल्युबल नहीं है उनको अल्कली नहीं बोल सकते। तो आप ये देखिए ऑल द वाटर सॉल्युबल बेसेस आर अल्कली, ठीक, या ऐसे नहीं, आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, आर क्वेश्चन है, ए आर ई आर all the bases are alkalis, no, all the bases are not alkalis, only water soluble bases are alkalis। दूसरा क्वेश्चन, are all the alkalis are bases, yes, जितने भी alkalis है वो bases हैं, water soluble है वो अलग बात है, ठीक है, सारे alkalis bases होते हैं बट सारे bases alkalis नहीं होते। alkalis कौन है, जो water soluble है, और आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ इन दो बेसिस को दिमाग में रखना कि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेसिस और भी हैं, बट 10th स्टैंडर्ड पर NaOH एंड KOH यही दो स्ट्रॉन्ग बेसिस में काउंट होंगे आपके लिए। अब हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस में आपके पास NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दिमाग में रखिए। देखिए कौन कौन सी बेसिस आपको बनाना पहले लिख लीजिए, इन्हीं 5 के बारे में हमें पढ़ना है। NaOH फॉर्म करना है, KOH फॉर्म करना है, और CaOH होल ट्वाइस फॉर्म करना है, और NH4OH फॉर्म करना है, और MgOH फॉर्म करना है होल ट्वाइस, ठीक, ये 5 बेसिस हैं आपके सिलेबस में। तो देखिए जो बेस हमको फॉर्म करना है उसमें मेटल का क्या पार्ट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मेटल नहीं है, मैग्नीशियम, मतलब OH को छोड़ दीजिए, इसको उठा दो, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, कैल्शियम मेटल, अमोनियम आयन, लेकिन यहाँ से आयन नहीं आएगा क्योंकि अमोनियम आयन नहीं आएगा, यहाँ आएगा अमोनिया गैस, ये दिमाग में रख लेना बस, एंड मैग्नीशियम मेटल। इन सब का रिएक्शन किससे करवा दो, वाटर से, सब का रिएक्शन करवा दीजिए वाटर से, वाटर में डिजॉल्व, ये वाला नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो इसका वाटर से नहीं हो सकता है। देखिए ये चारों वाटर सॉल्युबल है, वाटर में इसको डिजॉल्व कर दो, आपका बेस रेडी है। देखिए वाटर का ब्रेक डाउन जब हम करते हैं क्या होता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है, ठीक है, तो ये OH और इससे मिलके बना लिया बेस, और बचेगा H मीन्स H2, सब में हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी है, ठीक। तो आप इसको ऐसा करके लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल बेसिस, ठीक, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल बेसिस, जो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं उनकी हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये 4, और प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेसिस, इनसॉल्युबल बेसिस। देखिए सॉल्युबल बेस कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो बेस चाहिए उसका मेटल पार्ट का वाटर से रिएक्शन करवाने पर वो उससे उसका रेस्पेक्टिव बेस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। और इनसॉल्युबल का कैसे होता है याद रखना, सॉल्युबल साल्ट, हम कोई भी एक सॉल्युबल साल्ट ले लें, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, ठीक, तो इससे हमारा क्या मिलेगा,
इनसॉल्युबल बेस, हमारा जो प्रोडक्ट होगा इनसॉल्युबल बेस बनेगा। ठीक है, आप देखिए, अब आप लोग कहोगे कि सॉल्युबल साल्ट कौन सा, तो साल्ट हमने पढ़ा नहीं है ना, तो साल्ट कई है, अभी हम बाद में इसको पढ़ेंगे, जब साल्ट का नंबर आएगा तो देखेंगे सॉल्युबल कौन होता है, इनसॉल्युबल कौन। अभी जनरली आप ये देख लीजिए, NO3 आगे कुछ भी लगा हो ये हमेशा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ये एक ऐसा साल्ट है नाइट्रेट, अभी के लिए रख लो कि नाइट्रेट किसी से भी बना हो वो सॉल्युबल साल्ट होता है। जैसे आप ले लो लेड नाइट्रेट, PbNO3, और इसका रिएक्शन किससे करवाना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक, आप ले लो FeNO3 का होल ट्वाइस लेना पड़ेगा, है ना, प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक और MgNO3 होल ट्वाइस, प्लस KOH या NaOH, वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको भी लिया जा सकता है। अब बनने वाला क्या कहे देखिए, एक तो बनेगा बेस लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस, और यहां से आयरन का हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस। एक मिनट, यहाँ पे फिर हमको 3 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आयरन की वैलेंसी 3 है। और क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस। बचा पार्ट क्या होगा, देखो बचा हुआ पार्ट, यहाँ से मेटल आया नहीं, यहाँ से OH आया है और यहाँ से मेटल, यहाँ का मेटल, यहाँ का नाइट्रेट वाला पार्ट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड आयरन पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा ठीक, यही बनने वाला। और यहाँ पे अगर सोडियम लिया था हमने तो सोडियम नाइट्रेट। ठीक, ये तीनों ही क्या है, साल्ट हैं, और ये आपका सॉल्युबल इनसॉल्युबल बेस। ठीक है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन इसको अगर एक दो बार आप देख लेते हो तो इससे रिएक्शंस वगैरह में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा। अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पहला, ठीक है, बेस का रिएक्शन करवाना है मेटल से, तो तुरंत जैसे एसिड था वैसे बेस, मेटल के साथ दोनों सेम बिहेवियर करेंगे, है ना। मतलब एसिड मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता था, साल्ट एंड हाइड्रोजन, बेस भी मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, एग्जाम्पल, चलो हमने लिया NaOH प्लस मेटल ले लें, कौन सा, जिंक। ठीक है, अब क्या बनने वाला है, एक तो हाइड्रोजन गैस निकाल दो, और क्या बनेगा, जिंक बचा हुआ है, यहां से H2 निकला, O बचा है, Na2ZnO, यही बनेगा। हाँ ठीक है, और इस सब्सटेंस को हम कहेंगे, जो साल्ट है हमारा, इसको हम कहेंगे सोडियम जिंकेट। ठीक, अच्छा एक रिएक्शन और आ रहा है, इसकी एक प्रॉपर्टी और हमें देखनी है, मेटल के नहीं, नॉन मेटल के ऑक्साइड से, है ना, बेस प्लस नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या बनाएगा। देखो आपको क्या बताया था, मेटल का ऑक्साइड, मेटल से कौन मिलेगा, एसिड, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा। तो क्या हो गया, सॉरी, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा, तो ये अगर ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, तो फिर क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट एंड वाटर, साल्ट प्लस वाटर बनने वाला है। ठीक है, बेस ले लो NaOH, और नॉन मेटल का ऑक्साइड, चलो CO2 ले लो, कॉपर नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड क्या बनने वाला है। देखो
इसको पढ़ने से ना हो सकता है एग्जाम में पूछ ले CO2 कैसा है, एसिडिक और बेसिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। मेटल का ऑक्साइड होता है तो बेसिक होता है। ठीक, यहां से बनाइए साल्ट और वाटर। तो पहले तो आप H2O बना लो, यहां से H2O या फिर OH निकले और H कहां से निकले तो 2 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्या बना तुम्हारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, एक हो गया आपका साल्ट, एक वाटर। चलिए अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मतलब अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसका सॉल्यूशन, किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, देखिए याद रखना आप, वो चाहे एसिड हो या बेस हो। ठीक, एसिड की डिफिनेशन क्या है, ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है लेकिन कहाँ, अपने एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस OH- आयन प्रोड्यूस करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो देखो ड्राई एसिड या ड्राई बेस किसी काम का नहीं होगा, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक एक्वस सॉल्यूशन, कहीं भी कोई भी रिएक्शन होगा उसमें दिमाग में रखना है, चाहे एसिड होगा चाहे बेस, वो एक्वस सॉल्यूशन उसका होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब देखिए हमें कोई सब्सटेंस का सॉल्यूशन मिल गया, हमको नहीं पता एसिडिक है कि बेसिक है, वो एसिड है कि बेस है, कैसे पता करोगे? एक बताया था आपको टेस्ट करके, एसिड होगा तो खट्टा, बेस होगा तो कड़वा, सार एंड बिटर। लेकिन चेक हमें टेस्ट करके नहीं पता करना है, नहीं तो हमारी टंग डैमेज हो सकती है ना। तो हमें कैसे पता करना होगा, उसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स होते क्या है, पहले तो ये देख लो, ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में आने पर, है ना, या एसिडिक और बेसिक मीडियम में आने पर ये इंडिकेटर क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्या, अपना कलर या फिर स्मेल। बुक में लिखा होगा ऑर्डर, मतलब होता है स्मेल। मतलब इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में आने पर या तो अपना कलर चेंज कर लेंगे या अपना स्मेल चेंज कर लेंगे, और उसी से हमको पता चलेगा एसिड है कि बेस। भाई देखो, एसिड में उसका कुछ पार्टिकुलर दूसरा कलर आएगा, बेस में कुछ दूसरा कलर आएगा। एसिड में कोई और स्मेल होगा, बेस में कोई और स्मेल होगा। ठीक, अच्छा अभी फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं कलर से, कलर चेंज से रिलेटेड जितने इंडिकेटर्स हमारे पास है। स्मेल वाला हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास इंडिकेटर, और इंडिकेटर में नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे पास 3 हैं। लिटमस, लिटमस है, टर्मरिक है, हल्दी, एंड रेड कैबेज। कैबेज पत्ता गोभी, हम लोग सब्जी खाते हैं इसकी, लेकिन वो ग्रीन वाला होता है, रेड कैबेज भी आता है। ठीक है, ये 3 है। सबसे पहले टर्मरिक, टर्मरिक सबसे पहले कौन सा, नो सबसे पहले बेटा लिटमस। लिटमस क्या होता है, ये पर्पल कलर का डाई है। क्या है, पर्पल कलर डाई। ये पर्पल कलर का एक डाई होता है, डायमंड्स कलर। कुल मिला के ये कलर है जिसका नेचुरल कलर होता है पर्पल, लिटमस। और ये मिलता कहां से है, लाइकेन प्लांट से। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा लाइकेन, है ना, सिम्बायोटिक प्लांट है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा लाइकेन। सिम्बायोटिक का मतलब ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, सेम नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, पहला वाला इसको सपोर्ट करेगा, दूसरा वाला इसको, दोनों मतलब एक दूसरे की साझेदारी में रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। किस लिए, सिर्फ और सिर्फ फूड प्रिपेयर और फूड को कंज्यूम करने के लिए। ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन एनिमल्स का दिखा या ऑर्गेनिजम्स का दिखा, उसको हम कहेंगे सिम्बायोसिस हो रहा है यहाँ पर, और उसका एक एग्जांपल है लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन का जो कलर होता है पर्पल कलर होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट इसी का यूज नहीं किया जाता है ना, दो चीज, इससे हम बनाते हैं लिटमस सॉल्यूशन या फिर बनाते हैं लिटमस पेपर।
लिटमस सोल्यूशन है लिटमस पेपर। लिटमस सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया इस कलर को, लेकिन इसे पर्पल कलर का ना रख करके अच्छा पहले तो ज्यादातर लिटमस सोल्यूशन का यूज होता नहीं है, ज्यादा यूज होता है लिटमस पेपर का लेबोरेटरी वगैरह में एसिडिक और बेसिक मीडियम को चेक करने के लिए। देखिए लिटमस पेपर, लिटमस सोल्यूशन वाटर में डिजॉल्व कर दो, पेपर कैसे बनेगा, उस सोल्यूशन में कुछ व्हाइट पेपर को डुबा डुबा के सुखा लो, ठीक। अच्छा लेकिन ये जो लिटमस पेपर होता है ना, दो तरह का होता है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, जिससे हमारे लिए इजी हो जाए बस, और कोई बात नहीं, ठीक, आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। अब देखिए लिटमस करता क्या है, जो हमारे पास लिटमस है, चाहे सोल्यूशन हो चाहे पेपर, ठीक, एसिड में और बेस में क्या इसका कलर होता है, एसिड में इसका कलर रेड, बेस में ब्लू, ठीक है, रेड एंड ब्लू। इसके बाद आता है टर्मरिक। टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी, आप लोगों ने देखा होगा अगर पार्टी वगैरह में, फंक्शन वगैरह में हमारे कपड़ों में खानों मसालों का दाग लग जाता है, जिसमें हल्दी होती है, पीले कलर का दाग लग जाता है। अगर आप लोगों ने कभी इसको नोटिस किया हो कि जब उस पर साबुन कांटेक्ट में आता है, साबुन से रगड़ते हैं, तो वो जो पीला कलर है वो तुरंत कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, ठीक, मतलब। और सॉक्स वगैरह में क्या होता है, बेस, यहाँ उल्टा हो गया। हल्दी जो टर्मरिक है वो बेस में रेड कलर देगा और एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा, उसका येलो का येलो ही रह जाएगा। आगे आपका रेड कैबेज, जनरली कैबेज लिख रहे हैं, तो देखिए रेड कैबेज क्या होगा, एसिड में रेड कोई चेंज नहीं है मतलब, और बेस में ग्रीन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास दो और हैं, और वो कौन सा है, सिंथेटिक, नेचुरल के बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक में दो है हमारे पास, और एक है मेथाइल ऑरेंज, नहीं पहले फिनॉल्फ्थेलीन लिखो, फिनॉल्फ्थेलीन, और दूसरा है मेथाइल ऑरेंज, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये चीज देख लो, लिटमस का नेचुरल कलर कैसा होता है, पर्पल, अगर पूछा जाए तो। टर्मरिक का नेचुरल कलर, खुद का कलर येलो, और इसका खुद का कलर कैसा होगा, रेड, ठीक, मतलब इसका जूस लिया जाएगा। और फिनॉल्फ्थेलीन का ये कलरलेस होता है, नेचुरल कलर इसका कुछ नहीं होता, कलरलेस, और ये ऑरेंज कलर का होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो देखिए फिनॉल्फ्थेलीन, फिनॉल्फ्थेलीन एसिड में कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं देगा, बेस में फिनॉल्फ्थेलीन, बोरोलीन बस पिंक की, पिंक, पिंक कलर। अब इसको बता देते हैं आइडिया याद करने के लिए। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कैसा, एसिड में रेड और इसमें ऑरेंज, येलो, येलो कलर देगा, बेस में येलो कलर। देखिए हमारे पास है लिटमस, हमारे पास है लिटमस के बाद टर्मरिक, टर्मरिक के बाद है कैबेज, और इसके बाद है फिनॉल्फ्थेलीन, फिनॉल्फ्थेलीन, और इसके बाद है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। देखिए एसिड में क्या कलर होगा और बेस में क्या कलर होगा, है? तो सबसे पहले एसिड क्या होता है, डेंजरस, और डेंजर का कलर कौन सा होता है, सिंबल रेड कलर, डेंजर के लिए यूज होता है। तो मतलब आप समझिए एसिड रेड होगा, इसमें रेड, और एक चीज ये इसी सीक्वेंस में लिखिएगा, लिटमस, टर्मरिक, कैबेज, फिनॉल्फ्थेलीन एंड मिथाइल ऑरेंज।
इसमें रेड, इसको छोड़ के इसमें रेड, फिर इसको छोड़ के यहां पर रेड। ठीक है, जो खतरे वाला है एसिड वो 3 जगह रेड हो रहा है, ज्यादातर रेड हो रहा है। कहाँ? पहले में, तीसरे में, पांचवें में। ठीक है, अच्छा तो टर्मरिक में इसका कोई कलर नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा, मतलब येलो का येलो ही रह जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नो कलर चेंज, या फिर येलो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिनाफ्थेलिन यहां भी कोई कलर चेंज नहीं होगा, या फिर कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि फिनाफ्थेलिन कलरलेस होता है। बात आ गई भैया बेस की। देखिए, खतरे वाला है एसिड, लेकिन दूसरे नंबर पर बेस खतरे वाला बन जाएगा। ऐसे सोचो, कलर इसका रेड हो जाएगा, यहां रेड नहीं आया तो इसका रेड हो गया। ठीक, अच्छा, और इसमें तो ये सबको याद हो जाता है कि ये ब्लू कलर देगा। ब्लू कलर। कैबेज, कैबेज का आपको क्या बताया था, याद है? ग्रीन, है ना। और ऑरेंज का यहां रेड है तो यहां क्या बताया था? येलो। ठीक, और फिनाफ्थेलिन यहां कलरलेस है तो यहां क्या बताया था आपको? बेस में पिंक। देखिए, पहला आप कैसे करोगे? पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा रेड इस साइड में, एसिड की साइड में, पहला, तीसरा, पांचवा रेड, दूसरा और चौथा कलरलेस। इवन वाले कलर, सॉरी, कलर चेंज नहीं आएगा। अब टर्मरिक येलो था, कलर चेंज नहीं हुआ तो येलो ही रह गया, और फिनाफ्थेलिन कलरलेस होता है, कलर चेंज नहीं आया तो कलरलेस ही रह गया। बात करते हैं यहां पर, ये वाला सबको लर्न होता है, और दूसरे नंबर पर रेड वाला इसमें खींच लो। ठीक, अब ग्रीन, पिंक, येलो अगर भूल जाओ यहां पर तो इसके लिए बताते हैं। देखो, हाँ, कैबेज आएगा ना, इसको आप याद कैसे करोगे? कैबेज, हम लोग जो कैबेज खाते हैं वो कैसा होती है? उसकी लिप्स ग्रीन, वहां से याद कर लो। और इसको याद आप ये कर लो, बोरोलीन, है, बोरोलीन आता है, क्रीम आता है एंटीसेप्टिक, बस पिंकी की। ठीक है, बोरोलीन बस पिंकी की, मतलब बोरोलीन केवल पिंकी के लिए है। अब यहां से समझना, बस मतलब केवल हम बता रहे हैं आपको, लेकिन बस का आपका मतलब क्या निकालना है? बेस से, मतलब बेस में, और बोरोलीन क्या है? फिनाफ्थेलिन। फिनाफ्थेलिन का कलर केवल बेस में आएगा, केवल बेस में, और वो भी कौन सा कलर? पिंक कलर। एसिड में उसका कलर नहीं आएगा, कलरलेस हो। अब भैया इसको कर सकते हो येलो ऑरेंज, एक हाथ अपनी तरफ से लर्न करो। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास पढ़ना है हमको, अब पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। ठीक है, वो भी इंडिकेटर्स ही हैं, 2 इंडिकेटर्स और हैं, पीएच स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, 2 स्केल और हमारे पास। देखो, अभी तक हमने जो 3 स्केल देखा, सॉरी, एक नेचुरल में लिटमस, टर्मरिक, कैबेज, और सिंथेटिक में फिनाफ्थेलिन एंड मेथाइल ऑरेंज, ये सभी सिर्फ हमको बताते थे वो एसिड है कि बेस है। और ये 2 इंडिकेटर हमें बताएंगे स्ट्रेंथ के बारे में, है ना, कि वो कितना ज्यादा उसकी पावर है, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस, कितने ज्यादा ताकत वाली, कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है, ये बताएंगे हमको। अच्छा, तो पीएच स्केल होता क्या है भाई? देखो, पीएच, पी का मतलब होता है पोटेंस, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, और H मीन्स क्या हो गया? H प्लस आयन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, किसी सोल्यूशन में H प्लस आयन कितना है। अब आपको ये पता होना चाहिए, किसी सोल्यूशन में जितने H प्लस आयन होंगे, ठीक, ज्यादा H प्लस आयन है तो इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसमें कम होंगे तो कम है।
और ये भी पता है जितने ज्यादा H प्लस आयन है उतने ज्यादा वो एसिडिक है, उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक। ठीक, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा एसिडिक प्रॉपर्टी उसकी उतनी ज्यादा होगी। देखिए H प्लस आयन जितना ज्यादा एसिडिक पावर उसकी उतनी ज्यादा। लेकिन पीएच से नहीं समझना, पीएच उल्टा होता है। ठीक है, पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक कैरेक्टर पावर उतनी कम होगी। ये इसके साथ उल्टा है रिलेशन, याद रखना। और अब पीएच जो होती है ना, पीएच वैल्यू वो कहां से 0 to 14 होती है। ठीक है, 0 to 14। देखिए 0 1 नहीं, 0 to 14 तो नहीं कहेंगे, चलो 0 to 14 रखो। 1 2 7 8 14। ठीक है, अब देखो 8 से इधर जितना जाएंगे है ना, और 6 के इधर जितना आएंगे, दो बातें। यहां से क्या बताया था, पीएच जितना ज्यादा होगा एसिडिक पावर उतनी कम होगी, उसकी ताकत उतनी कम होगी, है। तो पीएच इधर ज्यादा हो रहा है, एसिडिटी कम हो रही, मतलब बेसिसिटी बढ़ रही है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और पीएच कम होगा तब एसिडिक पावर बढ़ेगा, है ना। पीएच कम होगा तब एसिडिक पावर बढ़ेगा। तो इधर एसिडिक हो रहा है, देखो, और 7 पर आ गया तो बीच में न्यूट्रल, ना तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। ठीक है, न्यूट्रल होगा। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच हम चेक करें, अगर वो 7 आता है तो वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेसिक। 8 आ गया तो क्या होगा, बेसिक। 9 उससे भी ज्यादा बेसिक, 10 उससे भी ज्यादा बेसिक, और 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस। अगर पीएच 7 से कम आने लगे, 6 आ जाए तो क्या होगा, एसिडिक। 5 आ जाए और ज्यादा एसिडिक, 1 आ जाए मोस्ट एसिडिक, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो। ठीक है, तो अब देखिए पीएच अगर मोर देन 7 है तो क्या होगा, वो बेसिक होगा। पीएच अगर इक्वल्स टू 7 है तब वो कैसा होगा, न्यूट्रल। पीएच अगर लेस देन 7 है तब वो होगा एसिडिक। ठीक है, अच्छा भाई, पीएच तो हो गया आपका क्लियर। अब बचा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, कई इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, कलर ही, बेसिकली कलर ही। बिब ग्योर आपने पढ़ा होगा इसको, बिब ग्योर, है ना। 7 कलर्स ऑफ रेनबो। तो इसमें भी जो ग्रीन कलर है बीच वाला, न्यूट्रल। अगर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर पे किसी को चेक किया और उस सॉल्यूशन का कलर अगर ग्रीन आ गया तो न्यूट्रल है। ठीक है, येलो आ गया तो बेसिक है, बेसिक होगा नहीं। देखिए खतरे वाला कौन है, रेड, एसिड इधर होगा और इधर क्या होगा, बेस होगा। ठीक, बी वायलेट एंड ब्लू। अच्छा देखिए खतरे वाला निकाल लो, इधर एसिड इधर बेस, बीच में न्यूट्रल। येलो कलर आया एसिड, ऑरेंज कलर आया एसिड, रेड कलर आया एसिड, और रेड कलर आया तो स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑरेंज कलर आया उससे थोड़ा कम एसिड, येलो आ गया तो थोड़ा और कम एसिड, ग्रीन आ गया तो न्यूट्रल। अच्छा ब्लू आया तो बेसिक, इंडिगो आया और ज्यादा बेसिक, और वायलेट आ गया तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब भैया आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे पीएच का डेली लाइफ में यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ।